आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, अजमेर के चौहान पार्ट सेकंड। कल हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जितने भी प्रमुख मत हैं उनके बारे में पढ़ा था। और जो अजमेर के चौहानों का जो वंश चालू हुआ था शाकंभरी के चौहान, तो उससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो प्रमुख प्रमुख जो शासक रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने फर्स्ट पार्ट में प्राप्त कर ली है। उसी क्रम में आज ये अजमेर के चौहानों का हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम जो प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस सेकंड पार्ट में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पहले की जितने भी जो शासक हुए हैं और उनके समय की जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसका जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम कंप्लीट पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको हम इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अजमेर के चौहान पार्ट सेकंड, जिसमें हमारे प्रथम शासक हैं अजयराज। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके जो शासन का काल रहा है वो रहा है 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने अजमेर पर शासन किया था और ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। तो कल भी मैंने आपको बताया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, कि चौहान वंश की एक बड़ी विशेषता रही है कि एक ही नाम के यहाँ पर बहुत सारे शासक हुए हैं और उनको अलग अलग दर्शाने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि उनके जो उपनाम हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अजयराज की बात करें तो अजयराज के पिताजी का क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम। आगे हम बात करते हैं 1113 ईस्वी में अजय मेरू यानी अजमेर नगर बसा करके और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजमेर की स्थापना अजयराज के द्वारा की गई थी और इसी वजह से इसका नाम अजमेर रखा गया था उनके द्वारा। दूसरा प्रश्न बनता है कि अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1113 ईस्वी में की गई थी। और तीसरा प्रश्न बनता है कि कौन से चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसा करके और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, अजयराज ने सोने व चांदी के सिक्के चलाए जिन पर इनकी रानी सोमवती या सोमलवती का नाम भी हमें मिलता है। तो यहाँ से हमें ये नाम याद रखना है कि अजयराज की जो रानी थी उसका क्या नाम था? सोमलवती। या फिर हमें ये भी याद रखना है कि अजमेर के कौन से चौहान शासक ने सोने व चांदी के सिक्कों पर अपनी रानी का नाम लिखवाया? तो हमें नाम याद रखना है अजयराज। तो सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं उसी टाइप से मैं नोट्स बनाता हूँ और फिर उसी के अनुसार हमें आपके लिए इन वीडियो को लेकर आना होता है, ताकि आपका जो प्रश्न है, ताकि आप जो पिछले प्रश्न भी देखेंगे तो आपके इसमें कवर हो रहे हैं। और उसी तरह से यदि आगे भी आप परीक्षा देंगे जो अक्टूबर में आयोजित होने वाली है, तो इन टॉपिक से यदि प्रश्न आता है तो आपके सारे जो प्रश्न हैं, जो भी वीडियो मैंने, जो भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें मैंने अपने चैनल पर पढ़ाई है, तो वहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजयराज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाक्यांश है कि कौन से चौहान शासक के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? तो अजयराज के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा गया है। और ये वाक्य जो कहा है, ये जो बात कही है वो किसने कही है? तो इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये बात कही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हर पॉइंट में मैंने एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है। तो इसी तरह से प्रश्न आता है, मैं हाथों हाथ आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ से आपको कौन सा पॉइंट याद करना है। तो चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कौन से शासक के काल को कहा है? तो हमें अच्छी तरह से याद रखना है अजयराज के काल को। अजयराज ने अजमेर की बीठली नामक पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो अजमेर में जो किला है अजमेर की पहाड़ी पर, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? अजयराज ने। और जिस पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था उस पहाड़ी का नाम था बीठली पहाड़ी। इसी वजह से ये जो दुर्ग है इसके बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं इतिहास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस किले का निर्माण अजयराज ने करवाया था उसके अन्य नाम क्या क्या है।
तो तारागढ़ भी इसका नाम है, अजय मेरू दुर्ग भी इसको कहते हैं, राजस्थान का हृदय भी इसको कहा जाता है, अरावली का अरमान भी इसको कहा जाता है, राजपूताना की कुंजी भी इसको कहा जाता है, और बीठली पहाड़ी पर होने की वजह से गढ़ बीठली भी इसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे जो इम्पोर्टेंट जो नाम हैं जिसको अजमेर दुर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन सारे नामों को मैंने यहाँ पर इस पॉइंट में शामिल किया है। तो किसी भी नाम से आपको प्रश्न यहाँ से पूछे, आपको याद रखना है कि ये जो सारे के सारे जो नाम हैं जो अजय राज के द्वारा निर्मित जो तारागढ़ है, जो अजमेर दुर्ग है, उसी के नाम हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर विशेषता है इस किले की कि राजस्थान का जिब्राल्टर भी इस किले को कहा जाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर इस किले को किसने कहा है? बिशप हैबर ने। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बिशप हैबर ने राजस्थान के कौन से किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है? तो ऑप्शंस में से हमें अजमेर दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, कोई सा भी यदि ऑप्शन में है तो उसे ही हमें अपना आंसर सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका प्रश्न का यही है कि बिशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से किले को कहा है, या फिर अजमेर के दुर्ग को बिशप ने किस नाम से बताया है? तो वहाँ पर हमें देखना है राजस्थान का जिब्राल्टर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। तो जो मुग़ल बादशाह रहे हैं शाहजहाँ, उनका जो पुत्र था विद्वान दारा सिकोह, जिसने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया था और यहाँ के साहित्य का अनुवाद भी किया था, जो हम मुग़ल काल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसका जो जन्म है वो भी इसी तारागढ़ दुर्ग में हुआ था, अजमेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अजय राज ने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। तो दूसरी चीज़ हमें जो याद रखनी होती है, इतिहास में जो राजवंश हम पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जिस समय अजमेर में चौहानों का शासक था, तो उसी समय आसपास के क्षेत्र में जो राज्य थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनमें कौन से राजा का शासन था। और मुख्यतः उनको याद रखना है जिनके साथ समय समय पर इनके कुछ संबंध स्थापित हुए या फिर जिनके साथ संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इस पॉइंट को शामिल किया है कि अजय राज ने मालवा के कौन से शासक को हराया था? नरवर्मन। या फिर यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अजय राज के समय मालवा जो गुजरात क्षेत्र को कहा जाता है, आसपास के क्षेत्र को, तो वहाँ का शासक कौन था? नरवर्मन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीते जी अपने पुत्र अर्णोराज, जिसको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, को अजय राज ने राज्य सौंप करके तपस्या करने ये पुष्कर चले गए थे। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अजय राज अलग हैं, अर्णोराज और आनाजी अलग हैं। अर्णोराज और आनाजी जो हैं वो अजय राज के पुत्र हैं। तो ये जीवित रहते हुए और पुष्कर तपस्या करने चले गए थे और अपने पुत्र को जो राज्य है वो सौंप कर चले गए थे। बल्कि इतिहास में अधिकांश होता क्या है कि पिता के मरने पर ही उसके पुत्र का राज्याभिषेक होता है और शासन की बागडोर संभालता है। लेकिन अजय राज ने जीते जी अपने राज्य को अपना जो पुत्र था अर्णोराज, उसको सौंपकर कहाँ चले गए थे? तपस्या करने, पुष्कर। तो ये थे हमारे प्रथम चौहान शासक अजय राज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना करी थी। दूसरे नंबर पर हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज यानी आनाजी को राज्य सौंप करके ये चले गए थे। तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं अर्णोराज, जिनके शासनकाल रहा था 1133 से 1150। तो 1113 से और 33 तक अजय राज का शासन रहा था। उसके बाद 1133 से और 1150 तक लगभग 27 साल इनके पुत्र अर्णोराज का अजमेर के चौहानों में शासन रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अर्णोराज के समय चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया था, किंतु अर्णोराज से हार का सामना करना पड़ा। तो ऊपर भी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमें ये भी याद रखना है कि जिस समय जिस शासक का काल रहा है, चौहान वंश का रहा है अजमेर में, उस समय आपको जो प्रमुख आसपास के शासक हैं उनका नाम याद रखना। तो यहाँ पर आया है कि जिस समय अजमेर पर अर्णोराज का शासन था, उस समय चालुक्य वंश के कौन से शासक का शासन रहा था? तो यहाँ पर नाम है सिद्धराज जयसिंह, और इसने अजमेर पर आक्रमण भी किया था, लेकिन अर्णोराज के हाथों इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि
तुर्क आक्रमणकारियों के संहार के बाद खून से सनी या खून से रंगी धरती को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए चंद्रा नदी पर नाग पहाड़ व तारागढ़ के बीच आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने इसी एक ही पॉइंट में शामिल कर लिए हैं। तो पहला पॉइंट है कि आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज या आना जी ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, तो यहाँ पर उस पॉइंट को भी मैंने शामिल किया है। ये तुर्क आक्रमणकारियों का एक बड़ी संख्या में इन्होंने नरसंहार किया था, जिससे अजमेर की जो भूमि है वो खून से सन गई थी, खून से अस्वच्छ हो गई थी। उसी को साफ करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न इसी पॉइंट में बनता है कि अर्णोराज ने आना सागर झील कौन सी नदी पर बनाया है, तो चंद्रा नदी का जल रोक करके और इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया है। कौन दो पहाड़ियों के बीच इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया है, तो वो भी हमें याद रखना है कि नाग पहाड़ और तारागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट में मैंने 4-5 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, झील के किनारे जहांगीर ने शाही बाग, जिसको दौलत बाग भी कहते हैं, और वर्तमान में उस उद्यान का नाम, उस बाग का नाम है सुभाष उद्यान, का निर्माण करवाया था। तो तीनों नामों से प्रश्न पूछे तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो आना सागर झील के किनारे ही मुगल बादशाह जहांगीर ने शाही बाग का निर्माण करवाया था, जिसको दौलत बाग भी कहते हैं, और वर्तमान में उसका नाम है सुभाष उद्यान। नेक्स्ट मुगल बादशाह की हम बात करते हैं तो शाहजहाँ ने 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। तो आना सागर झील के किनारे शाहजहाँ ने भी 5 बारहदरियों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। और हम अर्णोराज या अजय राज जी पत्नी का बात करें, महारानी का बात करें, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था कांचन देवी, और ये सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी। तो ऊपर हमने देखा था कि चालुक्य जो नरेश था, सिद्धराज जयसिंह, जो अजमेर पर जिसने अर्णोराज के समय आक्रमण किया था, उसी की पुत्री इनकी रानी थी, जिसका नाम था कांचन देवी। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया था, तो आना जी अर्णोराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गुजरात के कुमारपाल ने आबू के निकट अर्णोराज को हराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जीत के साथ साथ हमें हार से संबंधित प्रश्नों को भी कवर करना है। तो अर्णोराज को गुजरात के कौन से पाल शासक ने हराया था, तो गुजरात के कुमारपाल ने, नाम याद रखना है, कुमारपाल ने, और कहाँ हराया था, आबू के निकट, किसको, अर्णोराज को परास्त किया था। दरबारी विद्वानों की हम बात करते हैं तो अर्णोराज के दरबारी विद्वानों में देवबोध और धर्मघोष का नाम प्रमुखता से आता है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि देवबोध और धर्मघोष कौन से शासक के, कौन से चौहान शासक के दरबारी कवि थे, अर्णोराज के। इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव ने की, अतः जगदेव को चौहानों में पितृहंता कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने जब प्रतिहार वंश पढ़ा था तो वहाँ भी हमने पढ़ा था, पितृहंता नामक एक शासक को पढ़ा था कि प्रतिहारों का इसको पितृहंता कहते हैं। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो का प्रश्न यही है कि प्रतिहारों में कौन से शासक को पितृहंता कहा है। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि अर्णोराज की हत्या किसने करी थी, तो अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए जगदेव को हमें इतिहास में क्या कहने को मिलता है, किस नाम से इनको जाना जाता है, पितृहंता। किस में, चौहान वंश में। तो चौहान वंश का पितृहंता किसको कहा जाता है, जगदेव को। नेक्स्ट हमारे प्रमुख शासक है विग्रहराज चतुर्थ, और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अजमेर के चौहानों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3-4 ही शासक हैं, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो उसी क्रम में हमारे प्रमुख शासक है विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल रहा है 1153 ईस्वी से 1163, लगभग 10 सालों तक इन्होंने शासन किया था। ऊपर हमने पढ़ा था कि अर्णोराज को इनका जो पुत्र था जगदेव, उसने इनकी हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठ गया था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने जगदेव को हरा करके और 1153 पर गद्दी पर बैठते हैं। अन्य नाम की बात करें तो इनको बीसल देव भी कहते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम है बीसल देव।
तो बीसलदेव नाम से प्रश्न आए तो भी हमें विग्रहराज चतुर्थ से रिलेटेड ही तथ्यों को याद रख के और आंसर देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि साहित्य प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको कवि बांधव और कटिबंधु भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से चौहान शासक को कवि बांधव या कटिबंधु कहा जाता है, तो हमें आंसर देना है विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इनके काल को सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग, यानी मैंने आपको बताया था कि जो अजमेर के चौहान है वो शाकंभरी के चौहान भी उनको कहा जाता है, क्योंकि अलग से इनको नहीं पढ़ना है। सपाद लक्ष्य के चौहान भी जो अजमेर के चौहान है उसी से रिलेटेड ये वंशावली है। तो सपाद लक्ष्य यानी सांबर के चौहानों का स्वर्ण युग कौन से शासक के काल को कहा जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव के काल को सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। या फिर कहें कि चौहानों के शासन का स्वर्ण युग कौन से शासक के काल को कहा जाता है, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। 1157 की हम बात करें तो 1157 में तोमर वंशीय शासक तंवर को पराजित किया और अपने अधीन इसको सामंत बनाया। तो कौन से तंवर शासक को विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया था, तो तोमर वंशीय तंवर शासक को इन्होंने पराजित किया था। विग्रहराज ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना करी थी। तो विद्वानों के आश्रयदाता होने के साथ साथ विद्वान खुद भी ये विद्वान थे और इनकी विद्वत्ता का हमें पता चलता है कि संस्कृत में इन्होंने एक बहुत अच्छे नाटक की रचना करी थी जिसका नाम था हरिकेली। और हरिकेली के वर्णन की हम बात करें तो अर्जुन व शिव के मध्य इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। तो रोचक जो युद्ध है अर्जुन और शिव, जैसे हमें एक संस्कृत में एक महाकाव्य देखने को मिलता है किरात आजुनियम, जिसमें अर्जुन और शिव के बीच युद्ध का वर्णन है, उसी तरह से हरिकेली नाटक में भी अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है। तो ये प्रश्न बनता है कि हरिकेली नामक नाटक की रचना कौन से चौहान शासक ने करी है, किसके द्वारा की गई है, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव और बीसलदेव रासों के लेखक नरपति नाल इनके प्रसिद्ध दरबारी थे। तो जैसे अपने धर्मघोष और देवबोध अपने देखा था कि अर्णोराज के दरबारी कवि थे, उसी तरह से विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वानों की हम बात करें तो दो नाम प्रमुखता से याद किए जाते हैं, जिनमें एक नाम है सोमदेव और दूसरा है नरपति नाल। और इनकी रचनाओं को भी हमें याद करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर हम वंशों के साथ साथ हमें जो पुस्तकें हैं, प्रमुख साहित्य हैं, उनके कवि और किसके द्वारा इनकी रचना की गई थी, ये भी हमारे कवर साथ साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न और कवर होता है कि ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी, सोमदेव के द्वारा। और बीसलदेव रासों की रचना किसके द्वारा की गई थी, नरपति नाल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विग्रहराज इसमें नाम आया है, तो सोमदेव ने भी इसमें विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन किया है। और नीचे जो नरपति नाल की जो रचना बीसलदेव रासो, तो बीसलदेव भी विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम हमने देखा है, तो इसमें भी इसी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो बीसलदेव रासों की हम बात करते हैं तो बीसलदेव रासों में रानी राजमती के कहने पर उड़ीसा से हीरे लाने का प्रसंग यहाँ पर बहुत ही रोचक तरह से वर्णित किया गया है। तो बीसलदेव चतुर्थ यानी विग्रहराज चतुर्थ की रानी थी राजमती, और इनके कहने पर ही ये उड़ीसा पर आक्रमण करके और वहाँ के राजा के जो हीरे थे वो लाने गए थे। इसी चीज़ का वर्णन बीसलदेव रासों में किया गया है। 1153 ईस्वी की हम बात करते हैं तो 1153 ईस्वी में अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था, जिसको 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबिक ने तोड़वा करके इसको मस्जिद का रूप दे दिया था। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। और कब करवाया था, 1153 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को कब तोड़वाया था, 1194 में, और तोड़वा कर इसको किसका रूप दे दिया था, मस्जिद का। वर्तमान में इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब साहब पीर का उर्स यानी मेला लगता है, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े कहने के पीछे का लॉजिक यही है कि यहाँ पर पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है। किसका, पंजाब साहब पीर का। और कितने दिन का लगता है, 2.5 दिन का ये मेला लगता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टोंक जिले के राजमहल गांव के पास बनास नदी पर बीसलपुर बांध का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो इन्हीं के नाम पर इसका बीसलपुर बांध नाम रखा गया है। बीसल देव के नाम पर ही विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी नदी पर करवाया था? बनास नदी पर। कहाँ करवाया था? टोंक जिले के राजमहल गांव के पास में। किलहोर ने इनके बारे में एक वाक्य कहा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, बराबरी कर सकता था। तो ऊपर मैंने बताया था कि विद्वानों के आश्रयदाता और कवि बांधव होने के साथ साथ खुद भी ये विद्वान थे। और इसी प्रसंग में किलहोर ने कहा है कि विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक थे जो संस्कृत के महान कवि कालिदास और भवभूति के बराबरी कर सकते थे। तो मैंने इस वाक्यांश को भी आपके जिनका शासनकाल रहा है 1169 से 1177, ये अर्णोराज के ये पुत्र थे और विग्रहराज चतुर्थ व अपर गांग्य का छोटा भाई था और पृथ्वीराज द्वितीय के ये चाचा थे। तो ऊपर हमने देखा कि जगदेव का पुत्र जो पृथ्वीराज द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपर गांग्य की हत्या कर दी थी। तो अपर गांग्य कौन थे? ये अर्णोराज के ही पुत्र थे। और विग्रहराज चतुर्थ भी कौन थे? अर्णोराज के पुत्र थे। और जगदेव भी कौन थे? अर्णोराज के पुत्र थे। तो जगदेव को हटा करके शासक कौन बने थे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद में शासक कौन बने? तो इन्हीं का भाई अपर गांग्य वहाँ का शासक बनता है। अपर गांग्य के बाद शासक कौन बनता है? तो जगदेव का पुत्र यानी अपर गांग्य का जो भतीजा है पृथ्वीराज द्वितीय, वो वहाँ के शासक बनते हैं। और फिर पृथ्वीराज द्वितीय के बाद कौन बनते हैं? सोमेश्वर। तो इस तरह से भी हमें इन तथ्यों को भी याद रखना है। तो सोमेश्वर की बात करें तो कलचूरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से इनका विवाह हुआ था, जिससे पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक 2 पुत्र हुए थे। तो ये पृथ्वीराज तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके पिताजी थे सोमेश्वर। और पृथ्वीराज तृतीय के एक छोटा भाई और था जिसका नाम था हरिराज। पिता अर्णोराज व स्वयं की इन्होंने मूर्ति बनवाई थी और अजमेर में मूर्ति कला का इन्होंने उदाहरण पेश किया था। तो यहाँ से इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है कि कौन से चौहान शासक ने अर्णोराज और स्वयं की मूर्ति बनवाई थी। तो सोमेश्वर ने स्वयं की और अर्णोराज की मूर्ति बनवाई थी। 1177 में आबू के शासक जयसिंह की सहायता के लिए ये गए थे। तो गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी थी। तो गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने जैत सिंह पर आक्रमण किया था और जैत सिंह की सहायता के लिए अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर गए थे। और कब गए थे? 1177 में। तो वहाँ पर ही इनकी हत्या कर दी जाती है। तो सोमेश्वर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? भीम द्वितीय के द्वारा। कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो ऊपर हमने देखा था कि सोमेश्वर की जो पत्नी है पृथ्वीराज चौहान की माता का जो नाम था वो कर्पूरी देवी था। और ये कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो दिल्ली के जो शासक थे अनंगपाल तोमर, तोमर वंश के शासक अनंगपाल की ये पुत्री थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कंप्लीट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि सोमेश्वर ही पृथ्वीराज चौहान के पिता थे और कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम था। तो आज का वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक प्रश्न जो मैंने बीच में आपसे पूछा था कि प्रतिहारों में पितृहंता कौन से शासक को कहा जाता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।